Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about the fusion reaction. In the last lectures आपको पता है हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात की और फिर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा और वो कैसे उसके चेन रिएक्शन किस तरह से होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स हमने पढ़े थे। उसके अलावा उसके आगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक है और जो टाइप्स ऑफ रिएक्टर है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका फ्यूजन रिएक्शन होगा। अब फ्यूजन में और फिजन में क्या डिफरेंस है? फिजन का तो मतलब था ना कि एक आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो आगे डिसइंटीग्रेट होके मोस्टली जो है वो टू लाइटर न्यूक्लियाई जो है उनमें कन्वर्ट हो जाता था और साथ न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट करता था, क्योंकि वो जब डिके हुआ था तो वो भी न्यूट्रॉन के फॉल होने की वजह से हुआ था, वो जो उसका न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन रिएक्शन हुआ था। अब फ्यूजन उसके ऑपोजिट है। फ्यूजन का मतलब है टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस जब बनाते हैं, न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को हम, यानी जो रिवर्स प्रोसेस है फिजन का, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। सो फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, यानी ये आप लिख सकते हैं कि सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। जैसे फ्यूजन रिएक्शन में एक पेरेंट न्यूक्लियस जो था उससे टू डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन हो गई थी, डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। इसी तरह उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें टू लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो अगर मिल जाएं और वो एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लें प्रोडक्ट में, तो फिर हमारे पास उस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ द फिजन। फिजन का मतलब होता है एक बड़े न्यूक्लियस का टूटना और फ्यूजन का मतलब है दो लाइटर न्यूक्लियाई का मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना। तो इसको हम जरा यहाँ से देखते हैं। वी नो दैट द एनर्जी गिवन आउट पर न्यूक्लियन पर फिजन ऑफ द हैवी एलिमेंट लाइक दैट ऑफ द यूरेनियम इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी थी जो कि पर न्यूक्लियन फिजन का जब प्रोसेस हुआ था तो यूरेनियम से इमिट हुई थी उस तरह के एलिमेंट से। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फिजन फ्रैगमेंट्स इज ग्रेटर देन द यूरेनियम, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी फिजन फ्रैगमेंट्स की और वो ग्रेटर थी यूरेनियम के मुकाबले में। इन फैक्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। एनर्जी ऑब्टेन ही आपको उसमें होती है इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन से जिनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आपने देखा था वहां यहाँ पिछले रिएक्शंस जो हमने पढ़े थे फिजन के, उसमें मैस डिफेक्ट ना होने के बराबर था, जीरो को अप्रोच कर रहा था, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक है, और ये हमने पूरा इन डिटेल पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट का इनवर्स रिलेशन होता है। सो इज देयर एनी अदर रिएक्शन बिसाइड्स द फिजन रिएक्शन फ्रॉम विच एनर्जी कुड बी ऑब्टेन्ड? ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करने का फिजन रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ा था, बहुत बड़ा सोर्स था टू ऑब्टेन द एनर्जी। क्या ऐसा कोई और रिएक्शन है फिजन के अलावा जिससे आप ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन कर सके? तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मे पॉन्डर ओवर फिगर 21.4 अगेन। अगर हम उस फिगर 21.4 के ऊपर दोबारा पॉन्डर करें, वो जो ग्राफ था वो जो बाइंडिंग एनर्जी का और पर न्यूक्लियन का वो इंक्रीज करा था अप टू ए इज इक्वल टू 50। मैं दोबारा आपको वो ग्राफ दिखा देती हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए किसकी बात करें, फिगर 21.4 की। इस ग्राफ नंबर फिगर जो है वो 21.4 की वो आपसे बात करें, ये वही ग्राफ है जब हमने फिजन रिएक्शन पढ़ा था तब भी हमने ये फिगर 21.4 को देखा था। ये वही ग्राफ है। वो इस ग्राफ में आपको क्या बता रहे हैं कि मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का देखिए, हमने कहा था कि इनवर्स रिलेशन है और हमने कहा था सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उन एलिमेंट्स की होती है जो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल के, यानी जैसे कि आयरन है, आयरन इज द सेंट्रल मोस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आयरन से पीछे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो उनका एटॉमिक नंबर लेस है आयरन से और आगे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर है आयरन से। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम है और जो बहुत ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आगे जाके डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, स्पेशली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियन नंबर। मैस नंबर के लिहाज से भी आप बाइंडिंग एनर्जी को देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द मैस नंबर, न्यूक्लियर नंबर ए के साथ यानी मैस नंबर के साथ वो इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी इंक्रीज कर रही है, मैस नंबर के लिहाज से भी इंक्रीज कर रही है टिल द आयरन। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैस नंबर और एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज होता जा रहा है तो फर्दर इंक्रीज इन मैस नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी फिर दोबारा से डिक्रीज होने लग जाती है। तो शुरू के एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी भी कम थी और आगे जो हैवी एलिमेंट्स थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी की भी वैल्यू कम थी और सबसे ज्यादा आयरन की बाइंडिंग एनर्जी थी। तो ये हमने इस ग्राफ में पहले भी डिस्कस किया था। नो कम अप टू आवर लेक्चर।
उस ग्राफ की ही यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज अप टू मैस नंबर 50, यानी 50 मैस नंबर तक आपने देखा कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। हैंस व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस हुज मैस नंबर इज लेस देन 50, अगर आप कोई ऐसे दो लाइटर न्यूक्लियाई इकट्ठे करें जिनका मैस नंबर 50 से कम था, यानी वो जो शुरू के एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के, देन एनर्जी इज गिवन आउट, तो उन दोनों के केस में एनर्जी जो है वो गिवन आउट होगी। और in section on mass defect and binding energy, we have observed that when two protons and two neutrons merge to form a helium nucleus, then about 28 mega electron volt energy is given out। और हमने mass defect और binding energy के बारे में देखा कि जब दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स को अगर आप इकट्ठा कर लें, ठीक है, दो प्रोटॉन्स कहते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन इज द लाइटर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ना, तो उसका अगर आप फर्स्ट आइसोटोप लेते हैं 1H1, तो वो आपके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स को आप इकट्ठा करें, विच आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल, सो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप इकट्ठा करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वो हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं आपका। और इस हीलियम न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, विच इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। और इस तरह का सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। So during a fusion reaction, some mass is lost and its equivalent energy is given out, यानी कुछ mass, small mass defect जो है वो इसमें होगा फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, और उसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इन अ फ्यूजन रिएक्शन मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी ऑब्टेन्ड एज कम्पेयर टू द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन के मुकाबले में फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हासिल की जा सकती है। सो बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन कराना बहुत मुश्किल है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम इतनी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि उसको फ्यूज़ कराने के लिए भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो हीट एनर्जी जो है वो ज़मीन पे किसी लैब में पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जिस पे वो फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, वो सिर्फ सन में जो है उतनी ज़्यादा जो है वो हीट एनर्जी मौजूद होती है जो उसको फ्यूज़ करा सके। अभी तक इसको फ्यूजन रिएक्शन को ज़मीन पे जो है वो नहीं कराया जा सका एक कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि उतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको फ्यूज़ कराने के लिए। दो लाइटर न्यूक्लियर को फ्यूज़ कराने के लिए भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। So two positively charged lighter nuclei must be brought very close to one another. To do so work has to be done against the electrostatic force. अब आप देखें दो लाइटर न्यूक्लियाई को जब आपने, अगर आप मैं दो प्रोटॉन्स को मिलाना चाह रही हूँ, तो आप देखें दो प्रोटॉन्स दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और दोनों को आप अगर आपस में करीब लेके आने की कोशिश करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर उन दोनों एक जैसे लाइटर न्यूक्लियाई को, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई को मिलाना और उनको एक दूसरे के करीब लेके आना, उसके लिए वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उसमें एग्जिस्ट करती है उन दोनों के दरमियान में, उसके अगेंस्ट आपको एक वर्क करना पड़ेगा बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। थस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन से मिलती तो आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट में एनर्जी है, लेकिन वो आउटपुट में 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हासिल करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इनपुट एनर्जी भी देनी पड़ेगी, यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जिसपे वो आपस में फ्यूज़ कर सकें और एक दूसरे की रिपल्सिव फोर्स को, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको ओवरकम कर सके और वो वर्क आप करा सके। सो इट इज़ ट्रू दैट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन कंपेयर टू द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन, बट इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस रिएक्शन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट। लेकिन फ्यूजन के मुकाबले में बेशक इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन इसके ऊपर इसको स्टार्ट कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड भी करनी पड़ेगी। So on contrary, no difficulty is faced to start the fusion reaction because neutron has no charge on it and it has to face no repulsive force while reaching the nucleus. इसके मुकाबले में अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें, चूंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन सारे स्लो न्यूट्रॉन्स की वजह से हो रहे थे कि स्लो न्यूट्रॉन्स ने जाके स्ट्राइक किया था। एक स्लो न्यूट्रॉन जो था वो जाके या तो यूरेनियम 235 का आइसोटोप से स्ट्राइक करता था या प्लूटोनियम 239 का आइसोटोप से स्ट्राइक करता था, और ज़्यादातर हम यूरेनियम 235 का आइसोटोप लेते थे। और जब वो उसके साथ स्ट्राइक करता था तो उसके साथ वो दो लाइटर न्यूक्लियाई, ज़्यादातर बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी जो है वो आउटपुट पे आपको मिलती थी।
तो वो रिएक्शंस कराना जो है वो ज़्यादा आसान थे एज़ कम्पेयर टू द फ्यूजन रिएक्शन, बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन जिन पे कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल पार्टिकल थे, उनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ना अट्रैक्शन थी ना रिपल्शन थी, जिसको आपको ओवरकम करना पड़ता और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कराना पड़ता। एंड इट हैज़ नॉट टू फेस द रिपल्सिव फोर्स वाइल रीचिंग द न्यूक्लियस, और उसे न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए कोई रिपल्सिव फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता था, जो अब आपको फ्यूजन रिएक्शन में जो है वो करना पड़ रहा है। सो फ्यूजन रिएक्शन से चाहे कम एनर्जी आपको आउटपुट में मिलती थी, लेकिन वो कराना जो है वो आपके लिए ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू दिस फ्यूजन रिएक्शन। सो लेट अस नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स आर मर्ज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। ड्यूट्रॉन्स किनको कहते हैं? ड्यूट्रॉन्स जो है बेसिकली वो सेकंड आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन होते हैं, हैवी आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 1h2 1h2। तो जो फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 1h1 होता है, तो ड्यूट्रॉन्स आर द सेकंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1h2 प्लस 1h2, ठीक है, हैवी आइसोटोप्स है। और ये जब दोनों मर्ज करते थे, जहां से आपको हीलियम न्यूक्लियस मिलता है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, वो क्या होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस 2He4, यानी उसका 2 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर और 4 उसका मास नंबर होता है। इक्वेशन बैलेंस है आपकी, और प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में आपको आउटपुट पे मिल सकती है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान। बट देयर इज अ वेरी लिटिल चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2He4 न्यूक्लियस बाय मर्जर ऑफ द 2 न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली मर्ज नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो 2 न्यूट्रॉन्स मिले हैं और हीलियम न्यूक्लियस जो है वो इतनी आसानी से बन गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग सच रिएक्शन इज ग्रेट वेयर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड एज गिवन बिलो, यानी ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है जिन रिएक्शंस के होने, डायरेक्ट ये जो है इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट ही आपका हीलियम न्यूक्लियस बन जाए। ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो इन रिएक्शंस की है। वो क्या है कि एक ड्यूट्रॉन और एक ड्यूट्रॉन, यानी 1H2 प्लस 1H2, 2 ड्यूट्रॉन्स मिले और दोनों ने मर्ज करके पहले आपको ट्रिटियम दिया। ट्रिटियम इज द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 1H3 प्लस फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 एंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये इसके नतीजे में रिलीज होगी। और उसके बाद फिर 2 ड्यूट्रियम, ये इन रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी वो कह रहे हैं ना ज्यादा है कि 2 ड्यूट्रियम मिलेंगे 1H2 प्लस 1H2, और उससे अगर बनेगा भी तो हीलियम का अनदर आइसोटोप बनेगा, 2He4 वाला आइसोटोप नहीं बनेगा, एक न्यूट्रॉन नंबर से कम, यानी एक न्यूट्रॉन नंबर मिसिंग होगा इसके अंदर, एक न्यूट्रॉन मिसिंग होगा, वो यहाँ बाहर होगा इसके साथ। सो 2He3 वाला आइसोटोप बने हीलियम का, और प्लस 0 and 1 जो कि अनस्टेबल आइसोटोप है ना 2He3 वाला। सो अनस्टेबल एक आइसोटोप बने 2He3, और प्लस 0 and 1 एक न्यूट्रॉन जो इसमें मिसिंग था, जिसकी वजह से ये 2He3 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा, वो न्यूट्रॉन इधर बाहर इसके साथ आ जाए, और प्लस 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए। तो ये ज्यादा प्रोबेबल रिएक्शन है, बजाय इसके कि 2 ड्यूट्रियम को डायरेक्टली आप मिलाएं तो वो हीलियम 2He4 का आइसोटोप दे दे और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डायरेक्ट एनर्जी आपको आउटपुट में दे दे। सो इन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस जो हम कह रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इनमें तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियॉन, विच इज इक्वल टू द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन, जो कि उतनी ही एनर्जी है तकरीबन जो कि आप फ्यूजन रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं। तो फिर हमें फ्यूजन कराने का क्या फायदा हुआ? सो इफ 1H2 एंड 1H3 आर फोर्स टू फ्यूज, और अगर हम ज्यादा एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम एक ड्यूट्रियम यानी सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन और एक ट्रिटियम यानी थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को अगर मिलाएं 1H2 प्लस 1H3 को, तो उनको मर्ज करने से फिर आप हासिल कर सकते हैं 2He4। अब वही वाला आइसोटोप जो आपको चाहिए हीलियम न्यूक्लियस का 2He4 वाला, और प्लस इसमें एक न्यूट्रॉन आ जाएगा 0 and 1 जो कि एक्स्ट्रा है। ये देखें इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2 एटॉमिक नंबर 2 होना चाहिए, मास नंबर 5 बन रहा है लेफ्ट साइड पे, तो फिर राइट साइड पे 2He4 का आइसोटोप बनेगा प्लस एक न्यूट्रॉन निकलेगा 0 and 1, और इसके साथ 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जो कि काफी बड़ी एनर्जी है। सो वी नो दैट फॉर फ्यूजन ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लियाई द वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स विच एग्जिस्ट्स बिटवीन दैम, यानी हमें ये पता है कि आपको फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए वो जो उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स ड्यूट्रियम हो या 2 ट्रिटियम, एक ट्रिटियम हो, उनको अगर आप आपस में मर्ज कराना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको उनकी रिपल्सिव फोर्स है वो ओवरकम करना पड़ेगा। फॉर दिस द 2 न्यूक्लियाई आर हर्ल्ड टुवर्ड्स वन अनदर एट वेरी हाई स्पीड। इसके लिए हमें वो जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई उन्हें एक दूसरे की तरफ तेजी से विद वेरी हाई स्पीड जो है वो भेजना पड़ेगा। वन मेथड टू डू सो इज टू गिव दीज न्यूक्लियाई अ वेरी लार्ज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेलरेटर। एक तरीका ये है कि आप उसे एक्सेलरेटर मशीन में पुट करके उनकी वेलोसिटीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें ताकि वो एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से आकर टकराएं और अपनी फोर्स ऑफ रिपल्शन को जो है उसको इग्नोर कर सकें, उसे ओवरकम कर सकें। सो दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड इन द रिसर्च स्टडी ऑफ न्यूक्लियर
फ्यूजन ऑफ 1H2 एंड 1H3 यानी ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम की रिसर्च स्टडी में ये मेथड जो है उसको यूज़ किया गया। बट दिस मेथड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन जो है फॉर गेटिंग एनर्जी कैन नॉट बी यूज ऑन लार्ज स्केल, लेकिन ये लार्ज स्केल पे ये मेथड जो है ये इस्तेमाल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज अनदर मेथड, एक और तरीका है हमारे पास टू प्रोड्यूस द फ्यूजन रिएक्शन, वो ये है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द स्पीड ऑफ द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। हमें पता है कि स्पीड ऑफ द एटम्स जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस तरह से आप उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो टू स्टार्ट अ फ्यूजन रिएक्शन द टेम्परेचर एट विच द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द लाइट न्यूक्लाई कैन बी obtained इज अबाउट 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर अटेन करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और ये इसलिए अटेन करना पड़ेगा अगर आप लार्ज स्केल पे फ्यूजन रिएक्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है स्मॉल स्केल में लैब्स की हद तक तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हमें लार्ज स्केल पे अगर हम फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हैं तो ही हम उसको एप्लीकेबल वे में हम उसके कोई मेरिट्स हासिल कर सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पता है कि स्पीड्स जो है वो टेम्परेचर से इंक्रीज होती हैं, लेकिन कोई मामूली टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए उनकी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो वो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए आपको। So at such extraordinary high temperature, the reaction that takes place is called thermonuclear reaction। इस तरह के extraordinary temperature पे वो जो reaction हो सकता है उसको आप thermonuclear reaction कहते हैं, ठीक है। ऑर्डरली मामूली तौर पे सच अ हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड, इस तरह का हाई टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता। होएवर ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बम, जब हम एटम बम की बात करते हैं और जो हिरोशिमा और नागासाकी पे आपने देखा था उसके आफ्टर इफेक्ट्स, वहाँ पे एटम बम ही फेंका गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना हाई टेम्परेचर उसके नतीजे में रिलीज़ हुआ था जितना टेम्परेचर सन के अंदर होता है। और उस हाई टेम्परेचर पे आज तक आप देखें उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो लोग देख रहे हैं। सो दिस टेम्परेचर कैन बी हैड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन वो टेम्परेचर भी ज़्यादा टाइम के लिए, एटम बम में भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अटेन नहीं किया जा सकता। थोड़े से टाइम के लिए वो अचीव हुआ था, लेकिन उस थोड़े से टाइम के अंदर ही उसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करके रख दिया था। आपने वो सारा देखा था, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने। सो अंटिल नाउ द फ्यूजन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओनली इन द हाइड्रोजन बम। अभी भी फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आपका वो हाइड्रोजन बम के अंदर जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, यानी गलत पर्पज़ के लिए यूज़ करें, उसको बेनिफिशियल वे में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बम। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम सेट्स इन, यानी वो जो हाई टेम्परेचर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करते हैं एक्सप्लोजन एटम बम की एक्सप्लोजन के दौरान, उस हाई टेम्परेचर को आप फिर यूज़ कर सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन कराने में, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को मिला के उससे हीलियम का 2He4 वाला आइसोटोप बनाने के लिए। सो इन दिस वे अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट विद द एक्सप्लोजन, और इसके नतीजे में बहुत बड़ी धमाके के साथ एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर आएगी। सो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी हैड फ्रॉम अ फ्यूजन रिएक्शन, बट टिल नाउ इट्स दिस रिएक्शन हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल लाइक अ फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन चूंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता, जैसे हमने फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, सिर्फ बुरे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अच्छे एनर्जी सोर्स के तौर पे इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं करा सकते जैसे आप फ्यूजन से करा सकते। सो एफर्ट्स आर इन फुल स्विंग इन दिस फील्ड एंड इट इज़ होप दैट इन नियर फ्यूचर सम मेथड वुड बी फाउंड टू कंट्रोल दिस रिएक्शन एज वेल। तो बजाय हम इसे हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम में यूज़ करने के, हम इसको इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि हम इसको कंट्रोल वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए और अपनी एनर्जी सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। अब ये उन्होंने साथ ही न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन बताया कि सन के अंदर कौन सा रिएक्शन, क्योंकि मैंने कहा कि इतना हाई टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस का वो सिर्फ सन के अंदर हो सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं। द सन इज कम्पोज ऑफ प्राइमरी ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है सन जो है वो हाइड्रोजन से बेसिकली बना हुआ है। सन एक स्टार है ना, और वो कंपोज्ड किससे हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। बेसिकली हम सन को एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो हाइड्रोजन से बना है। सो इट हैज़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीलियम, इसके अंदर बहुत कम अमाउंट है हीलियम की, एंड अ स्लाइट अमाउंट ऑफ अदर हैवी एलिमेंट्स, और थोड़ी थोड़ी दूसरे एलिमेंट्स की हैवी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं इसके अंदर। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी कीप्स इशूइंग आउट ऑफ इट कंटिन्यूसली एट ऑल द टाइम्स, और हर वक्त जो सोलर एनर्जी हमें मिलती रहती है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसमें से निकलती रहती है कंटिन्यूसली हर वक्त। सो द टेम्परेचर ऑफ इट्स कोर इज अबाउट 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस,
यानी उसके कोर का, उसके सेंटर का जो टेम्परेचर है सन का वो तकरीबन 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अबाउट है। एंड इट्स सरफेस टेम्परेचर, उसकी सरफेस का यानी सतह का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी सेंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे आप उसके सेंटर से अवे आते जाते हैं उसकी सरफेस की तरफ तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। सो इट्स एनर्जी इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन कॉल्ड प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। पीपी रिएक्शन मींस प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन की वजह से इतनी हाई एनर्जी उसमें ऑब्टेन होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और 2 प्रोटॉन्स फ्यूज टू फॉर्म द ड्यूट्रॉन। इसके रिएक्शन के दौरान होता ये है कि वो जो उसके पास, चूंकि वो हाइड्रोजन से बना हुआ है तो प्रोटियम प्रोटियम, फर्स्ट रिएक्शन ये है कि प्रोटियम प्रोटियम मिलते हैं यानी फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप प्रोटॉन प्रोटॉन भी कहते हैं। तो पहले प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होता है 1H1 + 1H1 और उससे बनता है ड्यूट्रियम विच इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H2 एंड प्लस इसके नतीजे में आपके पास +1e यानी ये एक तरह का बीटा पार्टिकल है ना आपका। हमने कहा था बीटा जो है वो नेगेटिव -1e भी हो सकता है और +1e भी हो सकता है, ठीक है, विद 0 मैस नंबर 0 के साथ। आप उसको +1e भी कंसीडर कर सकते हैं, -1e0 भी कंसीडर कर सकते हैं तो बीटा पार्टिकल को। तो ये +1e0 हमने कंसीडर किया और प्लस एनर्जी जो है वो इससे रिलीज हो रही है विद द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ द ड्यूट्रॉन विद प्रोटॉन 2He3 एंड एन आइसोटोप ऑफ हीलियम इज फॉर्म्ड। दैट इज यानी वो रिएक्शन ये आगे उन्होंने बताया हुआ है। यह आपका ड्यूट्रॉन है। जब ड्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटियम यानी फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है जब फर्स्ट आइसोटोप के साथ स्ट्राइक करेगा या उसके साथ मर्ज करेगा तो 1H2 + 1H1 जो है वो मिलके आपको क्या बना के देंगे 2He3। ये अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ द हीलियम बना के देंगे। साथ एक गैमा पार्टिकल, गैमा वो होता है जिसका ना कोई मैस नंबर ना कोई चार्ज नंबर, सो 0 0 यानी चार्ज नंबर भी 0 मैस नंबर भी 0 और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। एक हमने पहली पॉसिबिलिटी देखी कि सबसे पहले तो सन के अंदर, चूंकि सन फर्स्ट आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन से बना है 1H1 मिलेंगे और आपको एक ड्यूट्रॉन बना के देंगे और उसके साथ ये एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और एनर्जी। ये जो ड्यूट्रॉन है ये आगे फर्दर रिएक्ट कर सकता है अपने प्रोटॉन के साथ 1H1 के साथ, जैसे कि यहाँ रिएक्ट किया कि ड्यूट्रॉन ने फर्दर रिएक्ट किया प्रोटॉन के साथ और उसके नतीजे में आपको हीलियम का जो सेकंड आइसोटोप है 2He3 और प्लस गैमा पार्टिकल और साथ एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। सो इन द लास्ट स्टेज द 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2He3 रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। और अब ये जो आपके पास हीलियम आइसोटोप बना है 2He3, ये दो 2He3 आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और इसके नतीजे में आपको वही वाला आइसोटोप हीलियम का मिल जाता है। ये सन के अंदर रिएक्शन होता है, वही वाले आइसोटोप हीलियम का मिल जाता है जो आपको ऑब्टेन करना होता है विच इज 2He4 एंड प्लस 2 प्रोटॉन्स 1H1 + 1H1 जो है वो रिलीज होते हैं और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। दीज आर ऑल द रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड द सन। ये वो रिएक्शंस हैं जो कि सन में होते हैं। पहले प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन के नतीजे में आपको ड्यूट्रॉन मिलता है। ड्यूट्रॉन जो है वो फर्दर रिएक्ट करता है फिर प्रोटॉन के साथ और हीलियम का आपको 2He3 वाला आइसोटोप देता है। फिर हीलियम के 2He3 वाले आइसोटोप्स आपस में रिएक्ट करके मर्ज करके आपको 2He4 आइसोटोप ऑफ हीलियम देता है, साथ 2 प्रोटॉन्स और एनर्जी रिलीज होते हैं। इन दिस रिएक्शन 6 प्रोटॉन्स टेक पार्ट एंड फाइनली अ हीलियम न्यूक्लियस एंड द 2 प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड। इस पूरे रिएक्शन में तकरीबन 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आपके 6 प्रोटॉन से ये रिएक्शन होता है और फाइनली एक हीलियम न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है एंड 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटपुट में इसके प्रोडक्ट में मिलते हैं आपको। जैसे ये एंड पे आपको आउटपुट में 2 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, तो हिस्सा जो लेते हैं वो आपके 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और that is the result of the different stages of this reaction is that for 4 protons have formed 1 helium nucleus. It has been estimated that in this PP reaction यानी proton proton chain reaction 25.7 mega electron volt energy is given out, that is 6.4 mega electron volt per nucleon energy is obtained which is much greater than the energy given out per nucleon 1 mega electron volt during the fission reaction। ये reaction जो कि सन के अंदर हो रहा है इसमें आपके पास आपको क्या हो रहा है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन जो हो रहा है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको आउटपुट में दे रही है। और एक न्यूक्लियॉन की अगर हम बात करें तो पर न्यूक्लियॉन आपको तकरीबन 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, जबकि फिजन के एक न्यूक्लियॉन को तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिजन प्रोसेस में रिलीज होती थी, जो कि अब ये फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी इस फिजन रिएक्शन की एनर्जी से काफ़ी बड़ी एनर्जी है। सो ये वो रिएक्शन है जो सन में हो रहा है।
तो ये मैंने आपको बता दिया फ्यूजन रिएक्शन विच इज अकरिंग इनसाइड द सन। डू यू नो में यहाँ पे आप देख लें ओजोन का वो बता रहे हैं कि ओजोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कोरिसिव एंड पॉइजनस गैस है, बट एट द हाइट ऑफ 20 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकम्स वाइटल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू द लाइफ एज इट अब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडियो एक्टिव वो जो रेडिएशंस होती हैं विच आर हार्मफुल टू द लिविंग थिंग्स, और वो तमाम उस तरह की हैजर्डियस रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को, जो कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरे का सबब बनती है। वैसे वो ओजोन जो है वो बता रहे हैं कि पॉइजनस और कोरिसिव है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, लेकिन अगर आप ज़मीन से ऊपर चले जाएं 20 to 50 किलोमीटर तो फिर वही लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और अदर हार्मफुल रेडिएशन से भी। ठीक है, इसके अलावा ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काज नंबर 1, ये जो यूवी रेडिएशन जिनसे वो हमें प्रोटेक्ट करती है बेसिकली ओजोन लेयर, वो यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं? वो यूवी रेडिएशंस आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो होती हैं नंबर 1 सनबर्न, ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर को काज कर सकती हैं। नंबर 2 सीवियर क्रॉप डैमेज, आपकी अनाज को, आपकी फसलों को तबाह कर सकती है। नंबर 3 डिके ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं बाज़ जगहों पे फसलों की ग्रोथ के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देगी। छोटे छोटे और गुजरी कुछ आपके जो है ना गुड बैक्टीरिया होते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, उनको वो ख़त्म कर देगी। उसके बाद डिसरप्ट द ओशन इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम में वो जो एक पूरा वो सिस्टम चल रहा होता है ओशन के अंदर, उसके बारिशों का सिलसिला और वो तमाम चीज़ें जो है वो इकोसिस्टम उसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, उसको तबाह कर देगी यूवी रेडिएशंस। तो ये यूवी रेडिएशंस को से प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर हमें ज़मीन के ऊपर 20 to 50 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर। वो ओजोन हमारे लिए एक पॉइजनस गैस के तौर पे काम करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको आप देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स हमने आज जितनी बातें की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.